लेबर लॉ में क्या प्रॉब्लम, ट्रेड ट्रेड यूनियन एक्ट सर से चार चार क्वेश्चन आ गए थे। हाँ, बहुत डिस्क्रिप्टिव नहीं थे, लेंदी था पेपर। मतलब कितना ही लिख दो आप उसके अंदर, 10 पेज लिख दो तब भी साला कम ही पड़ रहा है उसमें, इतनी बुरी हालत थी। हाँ, लेकिन ये था कि क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं आया कि बहुत ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस आ गया हो या अनएक्सपेक्टेड कुछ आ गया हो। नहीं 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 बहुत नहीं, ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड नहीं एक्सपेक्टेड था था। सर। हाँ, एक सर एक सेटिस्फेक्शन हो जाता है ना, काम मतलब लिख के एक सेटिस्फेक्शन आता है कि ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब वो हाँ। जैसे 9 नंबर का क्वेश्चन था, वो तो सर पूरा सिलेबस ही था। वो हम्म। जो लेबर लेजिस्लेशन के बारे में था, वो तो पूरा हाँ। सिलेबस ही था एक तरीके से। अब उसमें कितना हाँ। लिख देगा आपने। नहीं, आपको एक हमेशा लिखना होता है मार्क्स के हिसाब से। हमेशा हाँ, कंटेंट को लिमिट करना होता है मार्क्स के अकॉर्डिंग, जितना मार्क्स है उसके हिसाब से कंटेंट लिखना है। बहुत ज़्यादा लिखने से मार्क्स नहीं मिलते हैं, और बहुत कम लिखने से भी मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम केवल मार्क्स के हिसाब से, जैसे 10 नंबर में आया है तो सिर्फ आपको 3 से 4 शीटें ही भरनी होती हैं। उसी में आपको अपने कंटेंट को इस तरह से लाना है, इस तरह से प्रेजेंट करना है कि सारे कंटेंट आ जाए, सारे टॉपिक आ जाए, जो है आप लिखना चाहते हो वो उतने ही पेज में आप लिख पाओ। और इसी तरह से अगर वो आ जाएगा 20 मार्क्स में, तो आपको 4 से 5 पेज भरने हैं। तो इतना ही, इससे ज़्यादा लिखोगे तो फिर वो बेकार हो जाएगा, पेपर का बैलेंस बिगड़ जाएगा। कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा लिख दोगे, कोई क्वेश्चन छोटा लिखोगे, फिर लास्ट में सीट नहीं बचेगी। तो आप फिर उसी के अंदर सारा सेट करने की कोशिश करोगे। नहीं वही हुआ इस बार सर मेरे साथ। मेरे साथ क्या हम्म। हुआ कि मैंने जो 2-3 क्वेश्चन 30 वाले जो अटेंड किए ना, अब सर अगर आप 2-2 लाइन का इंट्रोडक्शन भी लिख रहे हो ना उनका, हम्म। 9 नंबर के क्वेश्चन का मैंने छोटा छोटा इंट्रोडक्शन भी लिखा, मैंने बहुत लेंथी नहीं लिखा वो, लेकिन फिर भी उसमें 8-9 पेज भर गए थे। हाँ, अब तो वो वो गड़बड़ सारे है के ना। सारे ही एक्ट लिखने थे, सभी को लिखना था ना उसमें तो। उसमें हाँ, था नहीं, ही नहीं कई जो बार छूटे ऐसा हुए। होता है ना, कई बार ऐसा क्वेश्चन होता है इसमें सारे एक्ट के बारे में लिखने जरूरी है, तो आप केवल एक्ट के नाम लिख के भी छोड़ सकते हो। केवल 2-3 एक्ट को डिस्क्राइब कर दो, सिर्फ नाम लिख हाँ। के छोड़ दो, वो भी चल जाता है, क्योंकि मार्क्स के हिसाब से ही आंसर लिखा जाता है। चलिए, हम्म, एनीवे, 2 पेपर हो गए हैं आपके, और दोनों पेपर जो थे ना, वो वही क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए हुए थे कि इन क्वेश्चन में से आपका पूरा पेपर आ सकता है। तो उन्हीं हम्म, क्वेश्चंस में से आया था। और लगभग हम्म, जो ऑब्जर्वेशन था कि 22 और 23 के दोनों का अगर क्वेश्चन पेपर मिला लें तो उसी से पेपर आ रहा है 24 का। हम्म, तो अभी तक तो ये हमारा प्रजम्पशन जो था ये दोनों पेपर में सेट है। आप मुझे हम्म, थोड़ा माइक अपना म्यूट कर लें। तो जी। ये हमारा जो था प्रजम्पशन अभी तक ठीक बैठ रहा है कि 2 पेपर अगर हम कर लेते हैं 2022 और 2023 का, तो हमारा 24 का पेपर उसमें से लगभग पूरा ही मिल रहा है, 80 से 100% मिल रहा है। तो आगे वाला पेपर जो आने वाला है हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस, ये पेपर जो है थोड़ा पढ़ने में डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है इसकी, डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट भी है ये, और थोड़ा सा इसकी जो भाषा है वो ट्रिकी है, जिस वजह से काफ़ी दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को इसको लर्न करने और समझने में। लेकिन अगर हम ये देखें कि अगर हमें करना है तो हमारे पास तो कोई दूसरा ऑप्शन तो है नहीं, तब तो हमें करना ही पड़ेगा। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस में हम यही काम करेंगे कि 22 और 23 2 साल का जो हमारा पेपर है वो कर लेंगे हम। 2 साल का पेपर को अच्छी तरह कर लेंगे, उसमें से कोई क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, लॉन्ग क्वेश्चन, स्पेशली जो हमारे सेक्शन बी और सी के क्वेश्चन है वो। वैसे तीनों ही सेक्शन करने चाहिए, ए बी सी, पर फिर भी हम कोशिश ये करेंगे कि जो हमारे 2 सेक्शन है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, बी और सी के ऊपर। पहले मैंने इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो वीडियो है वो भी आपको ऑलरेडी शेयर कर रखा है, और इसकी एक रिवीजन क्लास भी मैं आपके ऑलरेडी ले चुका हूँ, सारे क्वेश्चन टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो वीडियो है या फिर आज की जो क्लास है, उसका मकसद केवल इतना है कि हम एक बार प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनमें किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं और हमें किस तरह से आंसर्स लिखना होता है एग्ज़ाम के टाइम पर, या हमारा किस तरह से प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना चाहिए। हमेशा एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है, बहुत बार ऐसा होता है कि हमसे कुछ गलतियाँ हो जाती हैं कि जो क्वेश्चन हमें बहुत अच्छा आ रहा होता है ना, और जिसका हमें सारा कंटेंट रटा होता है, तो हम उसमें इतना लंबा लिख देते हैं कि बाकी पेपर के लिए शीटें कम बच जाती हैं। क्योंकि हमें एक बात ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ पे सप्लीमेंट्री शीट का कोई रूल नहीं है, केवल 28 पेज की बुकलेट मिलती है, उसी को हमें बैलेंस करके सभी आंसर्स को बराबर लिखना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर एक आंसर आपने मान लो कि बहुत ही अच्छा लिख दिया लेकिन 10 सीटें ख़राब कर दी उसके अंदर, तो जब आप 8 से 10 सीटें उसमें ख़राब कर दोगे तो मार्क्स उसके कितने हैं, मैक्सिमम 20, मैक्सिमम 20 मिल सकते हैं अगर सी सेक्शन का है, और बी सेक्शन के 10 ही मिलेंगे। तो 20 क्वेश्चन आप बहुत अच्छा भी लिख देंगे 20 का, तो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 16-17 मार्क्स मिलते हैं बस। बहुत अच्छा कंटेंट किसी ने लिखा हो तो 18, रेयर ही देखा है मैंने आते हुए 18-19, तो 16-17। जो एवरेज मार्क्स होते हैं 20 में से वो 14-15, और जो सबको मिलते हैं जो अटैम्प्ट करता है वो 10-11। तो 10-11, 12-13, 14-15 ये मार्क्स मिलते हैं आपको 20 में से। तो आपको कोशिश ये करना है कि बैलेंस राइटिंग रखनी है, मतलब आपको
बहुत ज़्यादा किसी में भी नहीं लिखना है। जहाँ पर ऐसा लग रहा हो कि कंटेंट बहुत बड़ा अभी बच गया है और ये लिखना कम ज़रूरी है, आंसर के हिसाब से आनी चाहिए चीज़ें, तो आप सिर्फ हेडिंग लिख के छोड़ दो, एक्सप्लेनेशन एक लाइन का ही मत करो उसका। उसमें से मान लो कि 10 पॉइंट हैं तो किसी 2 पॉइंट को एक्सप्लेन कर दो, बाकी को खाली नाम लिख के छोड़ दो तो चलेगा। एग्जामिनर भी इस बात को समझ जाता है कि कंटेंट उसी हिसाब से लिखा जाता है जिस तरह से मार्क्स हैं उसके, या जिस तरह की वो कह रहा है। अब जैसे बी सेक्शन में वो क्लियर ही कहता है कि 200 वर्ड से ज़्यादा आंसर नहीं होना चाहिए। देखो, वो ये नहीं कह रहा कि 200 वर्ड कम से कम होने चाहिए, वो कह रहा है नॉट एक्सीडिंग 200 वर्ड्स। आपका आंसर जो है 200 वर्ड से ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए। तो जब वो क्लियर कर रहा है 200 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आप कितना ज़्यादा कर लोगे? 300 तक वो चेक कर लेगा, 400 तक चेक कर लेगा, डबल। 800 1000 वर्ड लिख दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आंसर जो है आपके पास बड़े बड़े लंबे लंबे हो सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा उसको पेपर बैलेंस करके चलना है। 2023 का पेपर मुझे मिला नहीं, CCS स्टडी जो वेबसाइट है, आपके पास किसी के पास होगा तो अभी मैं आपको ऑप्शन दूंगा, आप स्क्रीन शेयर कर देना। बाकी अभी हम ये कला कर रहे हैं 2022 का जो हमारा पेपर है CCS का, ये 2022 का पेपर है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस, ये हमारा थर्ड पेपर है। और इसी के साथ आपके आधे एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएंगे, आपका बर्डन भी कम हो जाएगा। सिर्फ 2 एग्ज़ाम बचेंगे, एक 50 मार्क्स का बचेगा और एक 100 मार्क्स का बचेगा। तो आपके लिए काफ़ी चीज़ें ख़त्म समझ लो, क्योंकि फिर आपका क्रिमिनोलॉजी पिनोलॉजी वाला पेपर है वो, या फिर इंश्योरेंस, जो भी आपका नया ऑप्शन चूज़ किया होगा वो पेपर होगा। और लास्ट पेपर आपका प्रोफेशनल एथिक्स का, जो 50 मार्क्स का थ्योरी और 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल पेपर होता है। तो ये जो हमारा पेपर है, ये BLLB एग्जामिनेशन दिसंबर 2022 का पेपर है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस का है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पहला जो क्वेश्चन है हमारा, वाई शुड टैक्सिंग स्टैटू बी स्ट्रिक्टली कंस्ट्रक्टेड। तो जो कर अधिनियम होते हैं उनको कठोरता से अर्थमैन क्यों होना चाहिए, मतलब इसका मतलब ये है कि जब भी आप किसी के ऊपर टैक्स लगाना चाह रहे हो तो वहाँ पर कोई मिस रिप्रेजेंटेशन, कोई एम्बिग्यूटीज या गलत डिस्क्रिप्शन या डिस्क्रिप्शन में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। क्लियर स्पेसिफिक रूल होना चाहिए कि किसके ऊपर कब टैक्स लगाना है और क्यों लगाना है, तो ये क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। इसके अलावा दूसरा है आपका स्टेयर डिसीजेस। स्टेयर डिसीजेस क्या होती हैं? ये ऐसी, मतलब ये वो चीज़ है जहाँ पर आप मतलब इनकैपेबल हो जाते हैं, मतलब वहाँ पर आपका लॉ जो है वो अप्लाई होने से, मतलब अप्लाई होने के लायक नहीं होता है, इनकैपेबल टू अप्लाई हो जाता है। फिर ये हमारा जो लैटिन मैक्सिम है, रेंडेलो सिंगुलस इंग्लिश, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि उस दिन मैंने सारे लैटिन मैक्सिम आपको करा दिए थे। ऑस्टर ऑफ जुरिडिक्शंस, क्षेत्राधिकार का अपवर्जन। देखो, शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है कि एक आध आपको नहीं समझ में आ रहा होगा एग्जाम में, लेकिन इसके चक्कर में आप ज़्यादा समय इसको तैयार करने में वेस्ट नहीं करेंगे। हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को बेसिकली फोकस करेंगे। वेलफेयर लेजिस्लेशन। वेलफेयर लेजिस्लेशन का मतलब ये है कि जो हमारे स्टेटस होते हैं, जो वेलफेयर या सोसाइटी के कल्याण के लिए या उसको फ़ायदा देने के लिए बनाए जाते हैं। अब जो हमारा सेक्शन बी है, सेक्शन बी है अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन आउट ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन में से कोई 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और 10 मार्क्स का जो है आपका एक क्वेश्चन है। और यहाँ पे लिखा है शॉर्ट आंसर इज रिक्वायर्ड नॉट एक्सीडिंग 200 वर्ड। तो शॉर्ट आंसर आपको लिखना है जिसमें 600 वर्ड से ज़्यादा इसका आंसर नहीं होना चाहिए। हिंदी में लिखा हुआ है 10 अंकों का है और अधिकतम 100 शब्दों में लघु उत्तर अपेक्षित है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मिसचीफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो मिसचीफ रूल ये लिटरल मीनिंग से थोड़ा सा अलग होता है, लिटरल रूल से थोड़ा सा डिफरेंट है। मिसचीफ रूल यहाँ पे बियॉन्ड द लिमिट जाके किसी चीज़ों को कंसिडर करते हैं। फिर 7th जो है हमारा, वेदर एन एक्ट कैन बी एनफोर्स रेट्रोस्पेक्टिवली। क्या किसी एक्ट को पीछे की डेट से इन्फोर्स किया जा सकता है? मान लो कि आज एक्ट पास हो रहा है, आज है 5 जनवरी 2025, आज कोई स्टैट्यूट नया पास हो रहा है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कब से कर रहे हैं, इन्फोर्स कब से कर रहे हैं? 1 जनवरी 2024 से। तो क्या ये पॉसिबल है? अगर ये पॉसिबल है तो इसके पक्ष में आपको देना है, जो भी आपके पास रूल्स हैं या जो सपोर्टेड आप लगा सकते हैं इसके अंदर, वो आपको देने हैं इसमें। और अगर नहीं तो फिर इसके रीज़न बताने पड़ेंगे आपको क्यों नहीं कर सकते ऐसा। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म जो है मतलब न्यायिक संक्रियता, वो क्या होती है, इस पे आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो किसी को पता है तो बताया एक बार जुडिशियल एक्टिविज्म, क्योंकि जुडिशियल एक्टिविज्म एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक मिसचीफ रूल, ये दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इन पे क्वेश्चन लगभग आ ही जाता है, दोनों जो है अच्छे टॉपिक हैं। तो जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है?
अभी आपका एग्ज़ाम शायद ट्यूसडे को है ना, तो आप लोगों ने भी लग रहा है पढ़ना शुरू नहीं किया। बताइए सर किसी अभी को भी ये बता। नहीं पता जुडिशियल एक्टिविज्म। मैं बताता हूँ आपको। जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब ये है कि जो मजिस्ट्रेट है, जो जज है, वो किस तरह से स्टैटू को इंटरप्रिटेट कर रहा है, मतलब अकॉर्डिंग टू कंडीशन सिचुएशन वो अपने जुडिशियल माइंड का किस तरह से इम्प्लीकेशन कर रहा है, उसे जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। अगर उसने स्टैटू के रूल्स को प्रॉपरली फॉलो किया तो करेक्ट, अगर नहीं किया तो इसके अगेंस्ट अपील चली जाती है। फिर जैसे लोअर जुडिशरी का कोई डिसीजन है, उसको आप हायर जुडिशरी में चैलेंज करते हैं, तो इसी बेस पर करते हैं कि विदाउट इम्प्लीकेशंस ऑफ जुडिशियल माइंड, जज ने फैसला दे दिया लेकिन जुडिशियल माइंड का इम्प्लीकेशन नहीं किया, स्टैटू को गलत इंटरप्रिटेशन करके, गलत वर्णना कर कर उसको लगा दिया। तो जुडिशियल एक्टिविज्म कर लेना, छोड़ना नहीं। एक मिसचीफ रूल को मत छोड़ना। मिसचीफ रूल, जुडिशियल एक्टिविज्म, दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, लगभग रिपीट होते ही हैं। और एक वो आया था ना ऊपर, लैटिन मैक्सिम, रेंडुला सिंगुला सिंगुलिस, ये इंपॉर्टेंट था। इस पे 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है, और किसी दो लैटिन मैक्सिम को जोड़कर 20 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछ लेता है, तो ये आपको करना पड़ेगा। अब एक बार मैं क्लास ख़त्म करने से पहले आपको जितने भी लैटिन मैक्सिम है एक बार फिर से रिवाइज करा दूंगा उनको। वैसे पिछला वीडियो आप देखोगे तो उसमें सारे लैटिन मैक्सिम और सारे रूल्स हमने किए हैं। अब सेक्शन सी है हमारा, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन आउट ऑफ द फॉलोइंग 5 क्वेश्चन। यहाँ पे 5 क्वेश्चन है जिसमें से आपको कोई 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन जो है 20 मार्क्स का है। आंसर इन रिक्वायर्ड इन डिटेल, विस्तृत उत्तर अपेक्षित है, मतलब आपको डिटेल में आंसर लिखना है। तो यहाँ पे कोई वर्ड लिमिट नहीं है, आप कितना ही बड़ा आंसर लिख दोगे वो चेक करेगा एग्जामिनर। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा बड़ा लिखने से क्या होगा, डिसबैलेंस होगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री शीट है नहीं, तो हमें उसी में सब कुछ लिखना है, इसलिए हम उसको बैलेंस करके चलेंगे। अब व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैटूज की सिग्निफिकेशन क्या है। मेंशन करें द डिफरेंट मेथड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन इन नट शेल। देखो नट शेल का मतलब ये है, जैसे आप कहोगे कि अखरोट के अंदर से गिरी कैसे निकलती है, जब हम उसके ऊपर की परत को हटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टैटू का जो इंटरप्रिटेशन है वो अलग अलग मेथड से किया जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो उसका करेक्ट यूज़ कर रहा है, यानी कि इंटरप्रिटेशन इन नटशेल। स्टैटू तो लिख दिया लिखने वाले ने, लेकिन जिस परिस्थिति में उसको लागू किया जाना है वो तो आगे आ रही है फ्यूचर में। तो फ्यूचर में उसको करेक्टली कैसे इम्प्लीमेंट करें, इस रूल को हम कहेंगे मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन इन नटशेल। तो ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है वैसे, पर ये शॉर्ट में आ जाएगा 10 मार्क्स में। 20 में तो इस बार आ गया, वैसे 20 में आता नहीं है। डिफरेंट एड्स टू कंस्ट्रक्शन और एनमरेट द वेरियस एक्सटर्नल एड एम्प्लॉयड इन इंटरप्रिटेटिंग अ स्टैटू। तो निर्वाचन के विभिन्न सहयोगी क्या हैं, संबंधित के निर्वाचन में सहयोगी बाहरी तत्वों का उल्लेख करें। तो यहाँ पे कह रहा है किसी भी स्टैटू के लिए जो अलग अलग एड्स होती हैं जिसको बनाने में हेल्प करती हैं। देखो कभी लॉ जो होता है या जो कानून होता है या कॉडिफाइड लॉ या स्टैटूज है, वो कैसे बनता है, वो बनता है किसी कस्टम से निकलता है, ठीक है। ओरिजिन ऑफ लॉ क्या है, कस्टम, ट्रेडिशन, कल्चर, इन्हीं चीज़ों से लॉ बनता है, या सोसाइटी की कोई नीड रिक्वायरमेंट है, वहाँ से लॉ पैदा हो जाता है। तो ये डिफरेंट एड्स हैं जो किसी भी स्टैटू के कंस्ट्रक्शन में हेल्प करती हैं। इनमरेट द वेरियस एक्सटर्नल एड, ऐसी बाहरी जो सहायताएं या एड्स हैं एम्प्लॉयड इन इंटरप्रिटेटिंग अ स्टैटू, जो हेल्प करती है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैटूस के लिए। डिस्कस द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिजम्पशन इन द फील्ड ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैटू। जो प्रिजम्पशन क्वेश्चन है इसका आंसर वैसे पढ़ने में थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब इसको, ये वो है जो कानून के संबंधित जो अवधारणाएं या मान्यताएं होती हैं जिन पर बेस करके कोई लॉ जो है वो बनाया जाता है। फाउंडेशन हो गया ये, फाउंडेशन ऑफ लॉ, जिस पे बेस कोई भी लॉ को तैयार किया जाता है। ये कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन या लैंग्वेज टू लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है, ये प्रिजम्पशन अलग अलग हो सकती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डज द गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन डिफरेंट विद द लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन में ये बताया गया था हमें कि जहाँ पे हम एडवांस मैनर में लॉ को इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन लिटरल में बताया गया था जहाँ पे हम डायरेक्ट मीनिंग का यूज़ करते हैं। जैसे गो मीन्स जाना, तो गो का मतलब जाना ही यूज़ करेंगे, किसी और सेंस में उसका मीनिंग यूज़ नहीं कर सकते। तो जो व्यक्ति फिजिकली चल के जा रहा है वो लिटरल मीनिंग है जाने का, लेकिन कई बार हम गो को और भी सेंस में यूज़ करते हैं, तो उसे गोल्डन रूल के थ्रू इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है। अब व्हाट इज मीन बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सबटेंस। पिथ एंड सबटेंस का जो रूल है हमने कॉन्स्टिट्यूशन 2 जब पढ़ा था
सिक्स सेमेस्टर में, तब भी आया था ये पेटेंट सब्सटेंस और अब भी है। पेटेंट सब्सटेंस का मतलब ये होता है, ये हम चेक करते हैं कौन किसके पाले में है, मतलब करेक्ट लॉ कैसे इम्प्लीकेट होगा वो, विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केस, कुछ डिसाइडेड केसेस से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये टोटल 2022 का पेपर था, जो उस समय डिफ़िकल्ट पेपर बोला गया था स्टूडेंट के थ्रू कि ये डिफ़िकल्ट पेपर आया है, और बहुत सारे इसमें अनएक्सपेक्टेड चीज़ें दिख रही थी जो जनरली आता नहीं है, मतलब इसमें एक्सपेक्टेड चीज़ें गायब थी इस पेपर के अंदर, जो होना चाहिए था वो नहीं थे, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसी थी जो नहीं थी, जो होनी चाहिए थी। और 2021 का पेपर देख लेते हैं। जो ये है ना, व्हाट्सएप पे आपने मुझे पेपर तो भेज दिया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरा व्हाट्सएप बहुत सारे मैसेजेस होते हैं तो लोड होने में बहुत टाइम लग जाता है, पूरी क्लास ही उतनी देर में ख़त्म हो जाती है जब तक व्हाट्सएप लोड होता है। कोई ऐसा होगा ना जिसके पास हो तो वो मुझे स्क्रीन शेयर करके कर दो, हम वहीं पे एक्सप्लेन कर लेंगे इसको। तो ये आ गया हमारा 2021 का पेपर, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। 2019 में हमारा सिलेबस चेंज हुआ था और 2020 में पेपर नहीं हुआ था, तो 2019 बनता है, 21 बनता है, 22 बनता है, 23 बनता है, यही पेपर हैं जो हमारे पास है जिससे हम रेफ़र कर सकते हैं। ये 2021 का पेपर है, दिसंबर 2021 का। पहला क्वेश्चन है इसमें सेक्शन ए का, व्हाट आर मार्जिनल नोट्स। मार्जिनल नोट्स क्या होते हैं? देखो, हर लॉ के साथ रेफरेंस नोट्स लिखे जाते हैं, या फिर ये समझ लो कि जब लॉ तैयार होता है तो किसी एक भावना और किसी एक उद्देश्य या किसी एक मानसिकता के साथ उसको तैयार किया जाता है। जब उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आता है तो हम ये कोशिश करते हैं कि जिस वजह से या जिस रीजन से या जिस भावना से लॉ मेकर ने लॉ बनाया है, हम उसी भावना से उसको इम्प्लीमेंट करें, मतलब उसी सेम रीज़न से उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता, कुछ मार्जिनल नोट्स उसके ऊपर आ जाते हैं, मतलब टिप्पणियाँ, समय के साथ साथ कुछ नोट उसमें ऐड होते चले जाते हैं जो उसको इंटरप्रिटेशन में हेल्प करते हैं। ऑबिक्टर डिक्टा, ये मुझे अभी एग्जैक्ट तो इसका मीनिंग अभी याद नहीं है, फिर भी आप सर इसको पढ़ोगे। मुझे पता है सर, ऑबिटर डिक्टा क्या होता है। इसमें जज के द्वारा दिया गया, या मतलब किसी के भी द्वारा बीच में दिया गया वो कमेंट जिसको नोटिंग में डालना जरूरी नहीं होता। समथिंग सैड इज पासिंग होता है इसका मतलब लेटिन में। अदर थिंग सैड मतलब ये कि उसने जो कुछ ये कहा है वो मतलब जैसे चलते चलते बोल दिया, लेकिन वो सजेशन आर्बिट्रेटर के लीगल ओपिनियन के अंदर ऐड नहीं किया जाएगा। ओबिटर डिक्टा था वो, उसने सिर्फ अपना बोल दिया, सिर्फ उसको वो ऐड नहीं किया जाएगा जी। ठीक है, अब ये अगला क्वेश्चन फिर वो लैटिन मैक्सिम का है, अट्रिस मैगिस वॉलेंट कॉम पीट्रेट। इसका मीनिंग एग्जैक्ट अभी नहीं बता, भी बताऊंगा आपको, सारे लैटिन मैक्सिम एक साथ ही बता दूंगा। अब ये व्हाट इज रेप्यूगेंसी। देखो, हर लॉ के अंदर अपना इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है जो उसी लॉ के नियमों के बीच में होता है, उसे आप रिप्यूगेंसी या विरुद्धता कह सकते हैं। स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैट्यूट। स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन रूल कहता है कि जिस जो लॉ में लिखा है उसको एग्जैक्टली एप्लीकेबल किया जाए, मतलब सेम मीनिंग के अंदर, उसको उस कठोर अर्थविन में, मतलब जैसा कह रहा है वैसा उसको डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर दो। जैसे राजा ने कहा 2 कोड़े लगाने, तो 2 कोड़े लगाने ही हैं, उसमें कोई रिलीफ नहीं है। फिर आ गया आपका ये सेक्शन बी। अगर हम सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी कहता है आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन द इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन। इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन में क्या फ़र्क है? तो दोनों बिल्कुल डिफरेंट है और अलग अलग चीज़ है। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि जहाँ पे हम लॉ को अर्थ को निकालने की कोशिश करते हैं, उसके मतलब अर्थ को वर्णन करने की कोशिश करते हैं, उसके मीनिंग को बताने की कोशिश करते हैं, वो इंटरप्रिटेशन है। और कंस्ट्रक्शन का मतलब है हम किसी लॉ को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, जहाँ पे हम उसके अंदर कुछ बेसिक चीज़ों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। एक्सप्लेन व्हाट इज रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन ऑफ स्टेटस। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब वही है कि पीछे से हम किसी लॉ को एप्लीकेबल कर रहे हैं। लॉ आज पास हो रहा है लेकिन हम ये कह रहे हैं ये एप्लीकेबल 6 महीने पहले से होगा, तो क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है? अगर हो सकता है तो इसके रीज़न यहाँ पे देने हैं आपको, वैसे तो हो सकता है, लॉ के ऊपर डिपेंड करता है। एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबर लेजिस्लेशन। कलरेबर लेजिस्लेशन होता है कि आप जो है अपनी फील्ड से बाहर जाकर किसी और के सब्जेक्ट पे लॉ बना रहे हैं, लेकिन ये छुपाने के लिए कि आप गलत कर रहे हैं आप उसको कलर दे देते हैं। मतलब जैसे कहते हैं ना CR को रंग देना, तो मतलब आप जानबूझ, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे तीन जो है सब्जेक्ट मैटर है, यूनियन लिस्ट,
और स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन के पास अपने सब्जेक्ट है जिसपे वो लॉ बना सकते हैं, जैसे फॉरेन अफेयर वगैरह, या टेरिटोरियल बाउंड्रीज हो गई इंडिया की वो, या स्टेट की जो बाउंड्रीज है। और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके अपने सब्जेक्ट, जैसे इंटरनल पुलिस कंट्रोल करना है, लॉ बनाना है, उस तरह की चीज़ें स्टेट कर सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है, यूनियन किसी ऐसे विषय पर लॉ बनाने की कोशिश करता है जो स्टेट के सब्जेक्ट मैटर का होता है, लेकिन उसको वो कलरेबल लेजिस्लेशन से इसको मतलब छुपाने की कोशिश करता है कि ऐसा करना नेसेसरी है, तभी उसके सब्जेक्ट पे लॉ बन सकता है। मतलब स्टेट बना तो अपने सब्जेक्ट पे लॉ रहा है, लेकिन वो बियॉन्ड द लिमिट चला गया, वो चला गया स्टेट के सब्जेक्ट में एंटर कर गया, लेकिन वो करना ज़रूरी है। उसके बिना लॉ का मीनिंग जो है वो सही नहीं होगा, या लॉ इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए मजबूरी में ऐसा करना पड़ रहा है, तो उसको कलरेबल लेजिस्लेशन कहते हैं। इंटरप्रिटेशन, interpretation is said to be process by which the court seek to ascertain the true meaning of a legislation। तो यहाँ पे कह रहा है कि निर्वचन के माध्यम से न्यायालय विधि का वास्तविक अर्थ निश्चित करती है। इंटरप्रिटेशन का मतलब है वो प्रोसेस जिससे कोर्ट जो है किसी भी घटना को, किसी भी मतलब इंसिडेंट को करेक्टली इंटरप्रेट करती है, ट्रू मीनिंग ऑफ लेजिस्लेशन। जो कानून है हमारा, जो स्टैट्यू के अंदर जो डिमांड कर रहा है, उसके मीनिंग में, उस सेंस में उसको एक्सप्लेन करती है। तो कुछ डिसाइडेड केस भी से बता रहे, वो केसेस जो है ना आपसे डायरेक्टली पूछ रहा है, तो कुछ जगह पे आपको केसेस करके जाने बहुत ज़रूरी होंगे। What canons of interpretation judiciary adopt while interpreting the Indian Constitution? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जब जुडिशरी इंटरप्रेट करती है, भारतीय संविधान को जब इंटरप्रिटेशन करने की बात आती है, उसके ट्रू मीनिंग की बात आती है, तो उसके लिए जुडिशरी जो है किन चीज़ों को यूज़ करती है, मतलब किस इंटरप्रिटेशन रूल्स को फॉलो करती है या किस टूल्स को यूज़ करती है। डिस्कस द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिजम्पशन इन द फील्ड ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज की जो फील्ड है उसमें प्रिजम्पशन क्या कहते हैं। प्रिजम्पशन का क्वेश्चन आया आपका ये 21 में, फिर आया 22 में भी आया प्रिजम्पशन आपका। अभी देखने की बात है कि 23 में आया नहीं आया। जैसे अभी आपने देखा कंपनी लॉ में एक क्वेश्चन था वाइंडिंग अप, वो 21 में भी आया था, 22 में भी आया, नहीं 22 में भी आया, 23 में भी आया, 24 में भी आ गया वाइंडिंग अप, और शायद 21 में भी वाइंडिंग अप आया था। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लगातार चल रहे होते हैं, तो ये हमें ऐसे पता लगता है कि ये क्वेश्चन आगे भी आने की उम्मीद ज़्यादा है। तो प्रिजम्पशन अभी 21 में ही मिला, 22 में ही मिला, अब देखने की बात है 23 में भी अगर होगा तो 24 में भी आने के चांसेस प्रिजम्पशन के क्वेश्चन के। तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हो, जैसे मैं लगाता हूँ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने के लिए रिसर्च करते हैं पूरे पेपर की, PYQ की, यूनिवर्सिटी के सिलेबस की, यूनिवर्सिटी के जो इंटरनल एग्जामिनेशन होते हैं, जो मेन कैंपस के इंटरनल एग्जामिनेशन होते हैं। क्योंकि जो हमारे पेपर होते हैं वो सेट कौन लोग करता है, हमारा पेपर कौन बनाता है, तो हमारे पेपर बनाने वाले वही टीचर तो हैं जो कैंपस के टीचर हैं, जो मेन यूनिवर्सिटी के टीचर है वो बनाते हैं। हमारे आपके जो कॉलेजों के टीचर हैं वो तो एग्जामिनेशन नहीं बनाते, वो तो पेपर सेट नहीं करते, पेपर सेट वही करते हैं। इसलिए यूनिवर्सिटी के जो अपने इंटरनल्स होते हैं या अपने जो एग्ज़ाम होते हैं इनके इंटरनल, उसमें बहुत सारे टीचर के जो पेपर्स होते हैं उनको देखकर, या इन यूनिवर्सिटी के जो अपने लॉ कॉलेजेस हैं, जो गवर्नमेंट लॉ कॉलेजेस हैं, उनके इंटरनल्स को बेस करके इस तरह से आपको ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालने का यही तरीका होता है। अब जैसे मैंने आपको बताया वाइंडिंग अप 21, 22, 23 में लगातार आ रहा था, 24 में भी आ गया, तो वो उससे पता लगा कि वाइंडिंग अप काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब कई बार ऐसा भी होता है कि मान लो 3 बार आ गया वाइंडिंग अप, तो हमें ये लगता है कि अब की बार तो नहीं आएगा, वो 3 बार से लगातार आ, तो उस समय हमारा हो सकता है गलत हो जाए, और कई बार सही भी हो जाता है। ऐसा भी होता है कि 3-4 बार आ गया तो 5वीं बार नहीं आता। कई बार एग्जामिनर ट्विस्ट करने के लिए उसको 5वीं बार भी दे देते हैं। तो प्रिजम्पशन का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रिजम्पशन वो मान्यता है जिसको फॉलो किया जाता है किसी भी स्टैट्यू को बनाने के लिए या उसको इंटरप्रिटेशन करने के लिए। और रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, लिटरल कंस्ट्रक्शन जो है ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, और चाहे आप गोल्डन रूल ले लो, मिस्चीफ ले लो, सब में लिटरल रूल का फॉलो किया ही जाता है। लिटरल रूल का अपना एक जगह है, ये सेफर रूल है। ये कहता है कि जो वर्ड का डायरेक्ट मीनिंग है उसको उसी सेंस में यूज़ किया जाना चाहिए। मतलब इसके जो है मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीनिंग में नहीं जाना है, डायरेक्ट मीनिंग को देखना है, जो डिक्शनरी मीनिंग है उसका, उसको देख लो, बस आपको उसका मीनिंग पता लग गया। तो एक सेंटेंस हमने पढ़ा, उसके हर इंग्लिश वर्ड का हमने हिंदी में लिख लिया डिक्शनरी देखकर, तो वो उसका लिटरल मीनिंग है या लिटरल रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन है। क्रिटिकली एवेल्युएट करें मीनिंग ऑफ स्कोप ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। तो जुडिशियल एक्टिविज्म का दोनों साल आया, एक बार 20 में आया और एक बार 10 मार्क्स में आया। तो जुडिशियल एक्टिविज्म भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, ये इस बार भी आने की उम्मीद हो गया। अब हमें 23 का पेपर भी देखना है। अभी देखो, अगर कोई 23 का पेपर शेयर कर सकता है
स्क्रीन शेयर मैंने ओपन किया हुआ है, आपके पास किसी के पास है तो एक बार कोशिश करके देख लो। सर मेरे पास तो नहीं है। अच्छा, मेरे पास भेजा तो है कृष्णा ने पेपर। देखता हूँ मेरा व्हाट्सएप अगर अपलोड हो गया तो। मेरे व्हाट्सएप में ना बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, तो उस वजह से बहुत देर लग जाती है इसका अपलोड होने में। तो 2023 का पेपर जब तक हमारा अपलोड हो रहा है तब तक मैं आपको इसके बाद वाला पेपर निकालते हैं। जो है हमारा 21 देख लिया हमने, 22 देख लिया हमने, 20 में हुआ नहीं था पेपर। सर हाँ जी, सर 2023 का मैं शेयर कर देता हूँ। कर दो आप शेयर। मैं अपनी स्क्रीन को शेयरिंग को बंद करता हूँ। आप करो, थोड़ा बड़ा करके शेयर करना ताकि सबको देखे पेपर। दिख रहा है सबको? यस सर। ठीक है जी, अब हम इसको पढ़ लेते हैं। ये 2023 का पेपर है। पहला हमारा सेक्शन ए है, तो सेक्शन ए में कह रहा है व्हाट इज कॉडिफाइंग लॉ। कॉडिफाइंग लॉ क्या है? देखो, कॉडिफाइंग लॉ तो हमारा स्टैटू है। स्टैटू क्या है? कॉडिफाइंग लॉ ही तो है। कॉडिफाइंग लॉ और अनकॉडिफाइंग लॉ में क्या फ़र्क है? तो दोनों लॉ में क्या फ़र्क है? कॉडिफाइड लॉ में सेक्शन सब सेक्शन में एक लॉ को पर्टिकुलरली डिफाइन किया जाता है, और मतलब उसको प्रॉपर प्लेस दिया जाता है। और अनकॉडिफाइड लॉ में उसका कोई भी नहीं है, वो मतलब वो कहते हैं बिना क्रम के लिखी जाने वाली किताब है। अब है क्वेस्टर ऑफ जुडिक्शन, क्षेत्राधिकार का अपवर्जन। अपवर्जन वहाँ पर होता है जहाँ पे बियॉन्ड द लिमिट चले जाएं, अपने क्षेत्र को क्रॉस कर जाए। फॉर एग्जांपल, एक जो लॉ है वो मद्रास की गवर्नमेंट ने पास किया, चेन्नई गवर्नमेंट ने पास किया, तो अगर वो लॉ जो है चेन्नई की बाउंड्री को क्रॉस करके आंध्र प्रदेश में लागू होना शुरू हो जाए, या किसी और स्टेट जो नियरिंग स्टेट है जैसे केरला, तो वहाँ पर होगा तो वो अपवर्जन कहलाएगा। हारमोनियस इंटरप्रिटेशन, हारमोनियस तो जैसे नाम से ही पता लग रहा है, जहाँ पे दो स्टैटूस को एक ही कंडीशन में और एक ही इंसिडेंट पे एप्लीकेबल किया जा रहा है, वहाँ पे हम हारमोनियस रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन यूज़ करते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोविजो एंड एक्सेप्शंस। प्रोविजो और एक्सेप्शंस ये एक बार आप पढ़ लेना। एग्जैक्टली मैं आपको बताया था, प्रोविजो का मतलब है प्रोविजंस, और एक्सेप्शंस का मतलब है जो उनकी वो क्या कहते हैं, अपवाद। अपवाद जो है वो। एजुडम जेनरिस, एजुडम जेनरिस होता है सेम काइंड, सेम प्रिंसिपल, सेम रूल्स। ये हो गया पहला। दूसरा निकालो। अब ये सेक्शन बी आ गया इसका। इसमें जो है पहला नंबर 6 है, स्टैटू शुड बी रीड एज होल। वाई? अब यहाँ पे होल की स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, लेकिन फिर भी ये होल ही है। तो स्टैटू को हमेशा पूरा पढ़ना चाहिए, आधा नहीं पढ़ना चाहिए। मतलब आप अगर एक स्टैटू को रीड करके उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, उसको इंटरप्रिटेशन कर रहे हो, उसको लगा रहे हो, तो आप उसको पूरा पढ़ोगे पहले, तभी उसके करेक्ट मीनिंग को आप पता लगा सकते हो। तो ये करेक्ट है। अब इस करेक्ट स्टेटमेंट के पीछे क्या रीज़न है आपको ये देना है। डिस्कस द मैक्सिम अट्रेस मैगिस वॉलियट कॉम्परेटरेट। ये आपका आया था, अभी हमने पढ़ा था जो 21 वाला पेपर, और ये इसमें भी आ गया। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मिसचीफ रूल। अब आपने देखा कि एक जो लैटिन मैक्सिमम वो हमेशा सेक्शन ए में आ रहा है, तो आप ये समझ लो 6-7 जो लैटिन मैक्सिमम उसमें से एक तो आ ही जाएगा आपका सेक्शन ए में। फिर आ गया आपका ये क्वेश्चन नंबर 9 प्रिजम्पशन वाला। तो मैंने कहा था जैसे प्रिजम्पशन लगातार रिपीट हो रहा है, तो प्रिजम्पशन 23 में भी रिपीट हुआ है, और 23 में आया है सेक्शन ए में। अभी तक ये सेक्शन सी में आ रहा था हर बार, अब सेक्शन ए में आ गया। ओ सॉरी, सेक्शन नहीं, अब भी सी में ही है, अब भी सी में ही है। तो प्रिजम्पशन इस बार भी आ सकता है। तो प्रिजम्पशन का क्वेश्चन आप अच्छी तरह तैयार कर लेना, प्रिजम्पशन इस बार के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ये आ गया वो आपका लास्ट। विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केसेस राइट अ डिटेल नोट ऑन एक्सटर्नल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन। एक तो इंटरनल एड्स होता है जो हमें स्टैटू के अंदर से हेल्प मिलती है उसको इंटरप्रिटेशन करने के लिए, मतलब उसकी व्याख्या करने के लिए। जब भी कोई जज किसी भी लॉ को, स्टैटू को इम्प्लीमेंट करता है तो उसको इंटरप्रेट करेगा अकॉर्डिंग टू इंसिडेंट, कंडीशन, सिचुएशन।
वो इंटरनल है। और जो एक्सटर्नल एड उस समय की जो मान्यताएं होती हैं या उस समय का जो सिस्टम होता है उसके अकॉर्डिंग, तो उसे एक्सटर्नल एड्स कहते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं वो आपको करना होगा। जब 20 मार्क्स का है तो इतना सा लिखने से होगा नहीं, तो पूरे पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे इसके अंदर। फिर है पिथ एंड सब्सटेंस रूल, ये मैंने अभी आपको विषय ही बता दिया था, पिथ एंड सब्सटेंस, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया आपका। और यूटिलिटरी इंटरप्रिटेशन ऑफ जुडिशियल प्रोसेस। फिर एक्सप्लेन द स्कोप एंड नेचर ऑफ द लेजिस्लेटिव डेलीगेशन। इज देयर एनी लिमिट टू डेलीगेट लेजिस्लेशन। डेलीगेट लेजिस्लेशन का मतलब ये होता है जब, जैसे फॉर एग्जांपल अपनी लेजिस्लेचर जो है अपनी पावर एग्जीक्यूटिव को दे लेती है। क्यों दे लेती है? कि जो डेली के रूल्स होते हैं, देखो रूल्स बनाने की या लॉ बनाने की जो पावर है वो लेजिस्लेशन के पास है। लेकिन अगर एग्जीक्यूटिव की बात करें जहाँ पे डेली कुछ ना कुछ रूल्स तैयार होने या बनने, तो अगर रोज लेजिस्लेशन के ऊपर इतना बर्डन रहेगा कि वो रोज के रूल्स बनाए, तो उसके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उससे उसका ध्यान हट जाएगा। तो वो क्या करते हैं, अपनी पावर का डेलीगेशन कर देती है एग्जीक्यूटिव बॉडी को कि डेली के रूल्स आप बना लो। जैसे एक कंपनी का जो मालिक होता है उसकी सारी जिम्मेदारी है कंपनी की, लेकिन वो अपने मैनेजर के ऊपर डाल देता है कि भाई तुम मुझे जो रोज़ के खर्चे हैं, फॉर एग्जांपल चाय आनी है वर्कर के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, वाटर बिल भरना है, रॉ मटेरियल की इनपुट आउटपुट चेक करनी है, इन सब की जिम्मेदारी वो अपने लेजिस्लेशन को डेलीगेट कर किसको दे देता है, अपने मैनेजर को दे देता है। तो उसी तरह से जो लेजिस्लेचर होता है वो भी अपनी पावर्स को डेलीगेट कर देता है एग्जीक्यूटिव बॉडी को, ताकि रोजमर्रा का डिसीजन लिए जा सके। फिर इसी में ही जो ऑप्शनल क्वेश्चन है वो गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन है, जो लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन भी है। इन दोनों में क्या फ़र्क है, तो दोनों रूल को कंपेयर कर दिया तो 20 में आ गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी दो लैटिन मैक्सिम को एक ही क्वेश्चन में डाल देगा तो वो आपको 20 में पूछ लेगा, किसी एक को पूछेगा तो वो 10 में पूछ सकता है। और जब भी अब जनरली हमने देखा सेक्शन ए में भी पूछ रहा है, तो सेक्शन ए में जब आप आंसर लिखोगे तो बहुत लंबा चौड़ा उसका डिस्क्रिप्शन मत लिखना, करेक्ट उसका इंग्लिश मीनिंग लिखना, 2-4 लाइनों का एक्सप्लेनेशन और एक पेज में कंप्लीट कर लेना 5 मार्क्स में। जब 10 मार्क्स में आएगा तो फिर कंप्लीट आप उस लैटिन मैक्सिम को डिस्क्राइब करना। तो ये पूरा आपका पेपर हो गया जो हमारा था 2023 का। तो 2023 में एक चीज़ नहीं आई थी, जुडिशियल एक्टिविज्म, जो अब आ सकता है आपको। जुडिशियल एक्टिविज्म कर लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोड़ना नहीं। जुडिशियल एक्टिविज्म पे भी क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में। प्रेजम्पशन वाला हमें लग रहा है कि इस बार फिर आएगा, क्योंकि 3-4 साल से रिपीट चल रहा है, हर बार प्रेजम्पशन पूछ रहा है, तो आपको प्रेजम्पशन इंपॉर्टेंट है। अभी हमने 2021 तक कर लिया था, अब एक बार 2020 का पेपर और देख लेते हैं। 2020 में रेगुलर वालों का तो पेपर नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय नहीं, 2020 दिसंबर में शायद पेपर हुए थे, दिसंबर में हुए थे। अप्रैल वाले पेपर कैंसिल हुए थे क्योंकि उस समय कोरोना था, दिसंबर तक कोरोना कम्प्लीटली ख़त्म हो गया था, तो पेपर हुए थे, लेकिन कोविड गाइडलाइंस के साथ हुए थे। तो ये 2020 दिसंबर का पेपर है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, एजुडम जेनरिस। ये ऐसा लग रहा है जैसे हम 2023 का ही पेपर देख, अभी जो हमने लास्ट पेपर देखा उसमें भी उसी तरह के क्वेश्चन थे सेक्शन ए में। एजुडम जेनरिस था, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन था, प्रिजम्पशन वाला क्वेश्चन यहाँ पे सेक्शन ए में। तो प्रिजम्पशन लगभग हर बार ही पूछ रहा है। टेक्स्ट बुक इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैटूस। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा मिसचीफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा अमेंडिंग स्टैटूस। क्या आप किसी भी स्टैटू को अमेंड कर सकते हो? तो जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं तो किसी स्टैटू को अमेंड करना तो छोटी बात है, तो हम स्टैटूस को भी अमेंड कर सकते हैं। कुछ ऐसे डिसाइडेड केस बताने जिसमें स्टैटू को अमेंडमेंट करने की सजेशन कोर्ट ने दी हो या उसके बेस पर किसी स्टैटू को अमेंड किया गया हो। पिथ एंड सब्सटेंस रूल, ये भी लगातार आ रहा है क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। कलरेबल लेजिस्लेशन और पिथ एंड सब्सटेंस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय द इंटरनल एड। देखो इंटरनल और एक्सटर्नल एड ये दोनों करनी है आपको, इस पे कहीं पर भी क्वेश्चन फिट हो जाता है, सेक्शन ए में भी, बी में भी, सी में भी। तो इंटरनल और एक्सटर्नल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन ये इंपॉर्टेंट रह के। डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ गोल्डन रूल। तो गोल्डन रूल का भी क्वेश्चन लगभग हर बार ही आ रहा है, तो गोल्डन रूल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को भी आपको छोड़ना नहीं है, करना ही करना है। रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन वाला क्वेश्चन जो था ये भी हमने 3 बार देखा, 20, 21 और 22 में नहीं था शायद, 20 और 21 में था रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन मतलब कोई स्टैटू के पहले से पिछली डेट से भी लागू हो सकता है। पीनल स्टैटूज वो होते हैं, जैसे आपका आईपीसी एक पीनल स्टैटूज है, भारतीय न्याय संहिता जो है पीनल स्टैटूज है, जिसपे आपको कैपिटल पनिशमेंट वगैरह भी अलाउड होती है। राइट अ नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन,
एक्सटर्नल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन और लेजिस्लेशन एंड पब्लिक ओपिनियन। तो ये 13 क्वेश्चन थे आपको इसमें, जिसमें एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही मिल गया, बल्कि नहीं 5 ही क्वेश्चन। हाँ ठीक है, 13 ही आते हैं, 5 ही क्वेश्चन है जिसमें से आपको 3 करने हैं। तो ये आपका लगभग कंप्लीट ही हो गया। ठीक है, हमने पेपर देख लिए, इसके हिसाब से ये भी देख लिया कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कौन सा वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको करना ही करना है, जो छोड़ना नहीं है। तो ये सब मैंने आपको एक बार बता दिया। अब आप एक काम ये ज़रूर कर लेना कि जितने हमारे लैटिन मैक्सिम है उन सब के मीनिंग तैयार कर लेना, वो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। और कुछ आपके जो पूछना हो, देखो रूल्स जितने भी हैं वो आपको छोड़ने ही नहीं है। इंटरनल एक्सटर्नल एड नहीं छोड़ना, प्रिजम्पशन हर बार आ रहा है तो प्रिजम्पशन आपको करना ही करना है, जुडिशियल एक्टिविज्म आपको करना ही करना है, और पिथ एंड सब्टेंस रूल भी लगातार आ ही रहा है। कुछ आपके सर फिर ये क्वेश्चंस? जो इम्पोर्टेंट अभी जो मार्क किए ना यही कर लेते हैं। हाँ, मेरे ख्याल से ये इनको लेटेंट मैक्सिम में ये 20 नंबर में भी आ रहे हैं, 10 में भी आ रहे हैं और 4 में भी आ रहे हैं। हाँ, और ये कुल आपका मिला के लगभग ये इतने ही है पेपर, बस। हाँ। लगभग आपके इस टॉपिक को, सब्जेक्ट को, सिलेबस को कवर भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इनको अच्छी तरह से कर लो आप। और लैटिन मैक्सिम तो वो 6-7 ही हैं, वो सारे भी कर लेना। उसका सबका इंग्लिश मीनिंग आपको पता होना चाहिए, एक्सप्लेन तो वहाँ पर भी आप कर ही लोगे। बेसिकली तो आपको उसका सबका इंग्लिश मीनिंग पता होना चाहिए। तो ये वाला जो वीडियो आज का है ये मैं अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं इसको। कोई आपके अभी क्वेश्चन है जाते जाते तो पूछ सकते हैं। अभी आपका एक दिन है पूरा, कल पढ़ सकते हो आराम से इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है कि जो पेपर की लैंग्वेज टफ होती है उसका एक्सपेक्टेशन, मतलब हमारे को ज़्यादा आइडिया हो जाता है कि कौन से क्वेश्चन आते हैं। लगभग रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा सेट होते हैं। सर ठीक आप है, कह रहे थे कि लेटिन मैक्सिम्स कराओगे आप? हाँ वो अभी आप पढ़ लेना एक बार, मेरी दूसरी क्लास का भी एक बार टाइम हो गया है, पर लैटिन मैक्सिम ज़्यादा नहीं हुआ, आप पढ़ोगे तो हो जाएंगे। कल कर लेंगे क्या? कल क्या करेंगे ना सर, कल कल तैयार करके रखेंगे। जब हाँ आप वो जो डिस्कस करोगे तो आधे घंटे में हम लोग कर लेंगे उसको, लेकिन कल कर जो लेंगे कल। कल जो मेरी क्लास रहेगी वो उन स्टूडेंट्स के लिए रहेगी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मुझसे ट्यूशन्स पढ़ते हैं, क्लासेस ले रहे हैं, उनके लिए, जैसे आपके लिए है। जी और बाकी के लिए क्लासेस नहीं, आज क्लास थी और एक क्लास मैं पहले ही ले चुका हूँ सबकी। तो जो मेरे अपने ठीक स्टूडेंट हैं उनको तो मैं अलग से क्लास दूंगा ही कल एग्ज़ाम से ठीक है पहले। ठीक है सर। थैंक यू सो मच सर। गुड नाइट सर। तबीयत वेलकम। कैसी है सर आपकी? अब तबीयत ठीक है, पहले से काफ़ी आराम है। क्या होता है ना, स्ट्रेस बढ़ जाती है, उससे स्ट्रेस बढ़ने से ना फिर दिक्कत हो जाती है। बारह हर पंद्रह बार तारीख के एग्ज़ाम बाद में ऐसे ही बिल्कुल ठीक हो होता है। जाएगी। 12-15 तारीख तक ऐसी रहेगी। अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि जो 9 सेमेस्टर वालों के एग्ज़ाम है ना वो हाँ। ये मतलब 30 जनवरी तक है शायद इनके। ओहो। तो अभी है टाइम। बहुत एग्ज़ाम में स्ट्रेस हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत सारे सवाल पूछने लग जाते हैं और बहुत सारे मतलब मैसेजेस आते हैं, कॉल क्लासेस लगातार चलने लगती हैं, तो उससे क्या होता है, स्ट्रेस बढ़ जाती है, फिर रेस्ट कम मिलने लगता है। तो इसलिए हर एग्ज़ाम में एक बार तबीयत तो बिगड़ना पक्का ही है, मतलब हर बार एग्ज़ाम में तबीयत बिगड़ती है। सर आप एक और व्हाट्सएप क्यों नहीं बना लेते हो, जो सिर्फ आप यहाँ यूज करते हो? क्लोन तो कर ही सकते हैं ना व्हाट्सएप को, एक और बना लो, वो उस पर फिर लोड हाँ, कम रहेगा। ऐसा करके देखिए एक बार। हाँ, लेकिन एक बात ये है कि एक ही व्हाट्सएप को 2 जगह तो सेम ही चीज़ आने लगेंगे ना फिर। नहीं 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 सर, 2 जगह नहीं करना होता। आपके एक फोन में आप 2 व्हाट्सएप चला सकते हो, तो दूसरी सिम अगर कोई है ना तो उसका अच्छा। व्हाट्सएप ले लो, उस पर सिर्फ एजुकेशन का मटेरियल ही डालो सिर्फ आप। उसको आपके पास हम्म। लोड कम होगा। गुड मॉर्निंग गुड नाइट वाले जो मैसेज है ना ये परेशान करते हैं ज्यादा। हाँ, वो नहीं मेरे पास इस तरह के मैसेज तो कम होते हैं। मेरे पास या तो अपने पॉलिटिकल मैसेज ज़्यादा आते हैं या फिर जी, आपके स्टूडेंट्स के मैसेज ज़्यादा आते हैं। वो बाकी पॉलिटिकल गुड वाले भी नाइट बड़े बड़े वगैरह, होते हैं। हाँ, जी। और गुड नाइट वाले मैसेज तो मैं इंटरटेन ही नहीं करता, खोलता ही नहीं है उनको तो। लेकिन सर वो लोड तो होते ही है ना, जब आप आते हो ना ऑनलाइन, तब आप तो हाँ व्हाट्सएप लेकिन खोलोगे तो वो सिंक तो करते ही है ना वो। हाँ, लेकिन मैंने मीडिया ऑफ कर रखा है ना, तो उतना वो जी नहीं जी जी। होता, वो अपलोड नहीं होते, जो टैक्स होते हैं सिर्फ वही आते हैं। ठीक है सर। चलिए जी, ठीक है सर। गुड नाइट ओके, सर। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। अच्छा एग्जाम हो आपका। अभी तक जैसे 2 एग्जाम बढ़िया गए हैं, ऐसे ये भी बढ़िया हो जाए। जी जी जी। कल कल होती है ओके, सर बात। ओके जी, बाय। ओके सर। Bye bye, sir. बाय।